हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पेपर में पूछा जाता है, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस आते होते हैं कि एनिमल माइटोसिस, जो एनिमल सेल में जो माइटोसिस हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है, और प्लांट सेल में जो माइटोसिस हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्पेसिफिकली कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या इनका कंपैरिजन है, आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर इतनी चीज़। तो फर्स्ट तो हम कॉमन पॉइंट हम सबको पता है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो एनिमल सेल होगी ना, इट हैज़ सेंट्रियोल, इट हैज़ सेंट्रियोल। और यही जो सेंट्रियोल है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज एज वेल एज स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जो प्लांट सेल है उसके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्लियर है, सेंट्रियोल एब्सेंट होने की वजह से देयर इज नो एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कैसे होगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन? मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है कि स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनते होते हैं। और जब बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स मिलते हैं तो उनसे किसकी फॉर्मेशन होती है? स्पिंडल फाइबर की। हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, तभी जाके क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा। लेकिन अगर हम एनिमल सेल में बात करें, हमने एनिमल सेल की माइटोसिस को पढ़ा हुआ है, हमें पता है एस्ट्रल रेज जो हैं एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इनकी क्या है? फॉर्मेशन होती है। क्लियर है इतनी चीज़। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में? एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनको कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल एपरेटस। तो हम थर्ड पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि स्पिंडल एपरेटस फॉर्म्ड। क्लियर है, लेकिन इसमें देयर इज नो स्पिंडल एपरेटस फॉर्म्स। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस जब माइटोसिस में सेल जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रही होगी उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस जो होती है वो कब स्टार्ट होती है? अभी एट द एंड ऑफ एनाफेज। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस starts at the end of anaphase and at the start of टेलोफेज। मीन्स टीलोफेज जो है जस्ट स्टार्ट ही हुई होती है और एनाफेज जस्ट एंड होती है, और जो सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज स्टार्ट टू डिवाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो प्लांट सेल्स जो हैं जब ये माइटोसिस परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ टेलोफेज। कि टेलोफेज जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी होगी? कंप्लीट, बिल्कुल एंड पे होगी, तभी जाके ही साइटोप्लाज्म जो है इट गेट स्टार्टेड डिवाइडेड। क्लियर है इतनी चीज़। फिर नेक्स्ट जब हमने सेल बनाई थी टेलोफेज की अगर, तो इस तरह से लाइक दिस सेल क्या करती है? अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना था, ऐसा ही होता है। ठीक है, यही चीज़ होती है।
ठीक है भाई। लेकिन अब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते 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 ये क्या करेगी, यहाँ तक इन्वेजिनेट हो जाएगी और फाइनली ये दोनों सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगी भाई, अलग हो जाएंगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में इन्वेजिनेशन होता है, सेंट्रोप्लेट मैनर में इनमें इन्वेजिनेशन होता है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। कैसा होता है भाई, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्लियर। इस तरह के इन्वेजिनेशन को हम बोलते हैं सेंट्रोपिटल मैनर। सेंट्रोपिटल मैनर में क्या होता है, इनका इन्वेजिनेशन हो रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम सबको पता है कि जो हमारी प्लांट सेल है इसके पास बाहर क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है और अंदर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ पे इन दोनों सेल्स को अब एक दूसरे से अलग होना है, साइटोकाइनेसिस होनी है, तो सेल वॉल ना इन्वेजिनेट करेगी, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। सेल वॉल तो है ही रिजिड, तो इन्वेजिनेट कर ही नहीं सकती। तो इन दोनों के बीच में यहाँ मेम्ब्रेन कैसे बनेगी, तो यहाँ जो मेम्ब्रेन है ना वो किसकी हेल्प से बनेगी, बाय द पीसीज ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसीज जो हैं उनको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। दे आर कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। क्लियर, इतनी चीज़ भी इनको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये जो पीसीज हैं ईआर के और गोल्जी बॉडी के, दे गेट स्टार्ट एक्यूमुलेटेड इन द सेंटर। ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ से सेंटर से एक्यूमुलेट होके ये इस तरह से जाना शुरू हो जाएंगे। लाइक दिस क्या होगा, इनका ये जो मेम्ब्रेन है इस तरह से ये क्या होंगे भाई, डिफ्रेंशिएट होंगे। क्लियर है इतनी चीज़। और हमें पता है प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट सेल्स जो हैं अगर हम देखें तो ये हमेशा ही एक दूसरे से क्या होते हैं, लाइक दिस रिमेन अटैच्ड होती हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते होते हैं कि वाई साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट साइट में, जो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस हो रही है वो एनिमल साइटोकाइनेसिस से किस तरह से डिफरेंट है। तो पहला तो डिफरेंस का पॉइंट यही है कि जो साइटोकाइनेसिस है इट स्टार्ट एट द एंड ऑफ एनाफेज और यहाँ पे इट स्टार्ट एट द एंड ऑफ टेलोफेज। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सेंट्रोपिटल मैनर में इन्वेजिनेशन हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, बाहर से आउटसाइड से इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट जो है, जो पीसीज ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोकाइनेसिस। आई होप यू आर क्लियर। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा इसी का एक टॉपिक और रह गया है, ये जिसे हम कहते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स आप सबको याद है, हमने सेल साइकिल की है, ठीक है, जिसमें हमने इंटरफेज में G1 फेज करा था, S फेज किया था, G2 फेज किया था एंड दिस इज द M फेज। G1 फेज में तो सेल अपने आप को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है खुद को S फेज में एंटर करने के लिए। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में आते ही ये सेल जो है अपने आप को M फेज में एंटर करने के लिए प्रिपेयर करती है। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो सब चीज़ों को चेक करे कि यहाँ पे जितना भी काम हुआ है वो सब ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे जो काम हुआ है वो सही हुआ है या, मतलब जो पूरी की पूरी जो सेल साइकिल है इसमें जो काम है उसको चेक करे कि सब अच्छे मैनर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिवीज़न हुई है, DNA जो है वो प्रॉपर हमारा रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो है सेल साइकिल में देयर आर 3 चेक पॉइंट्स। देयर आर 3 चेक पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट चेक पॉइंट जो है, फर्स्ट चेक
पॉइंट। फर्स्ट चेक पॉइंट को हम स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं एंड इसको हम रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अदर नेम क्या है? स्टार्ट पॉइंट एंड रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। क्लियर? ठीक है भाई, ये बोलते हैं हम इसको। अब क्या होगा भाई, फर्स्ट जो हमारा चेक पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट चेक पॉइंट है ये पाया कहाँ जाएगा, कहाँ ये प्रेजेंट होगा? तो इट इज़ प्रेजेंट इन द G1। ठीक है, किस फेज में होगा? इस फेज में, G1 फेज में हमारे पास फर्स्ट चेक एट G1 फेज। क्लियर? G1 फेज में हमारे पास फर्स्ट चेक पॉइंट जो है इट इज़ प्रेजेंट इन G1 फेज। ये चेक करेगा कि जब सेल को एस में जाना है, मींस कि एस सिंथेसिस फेज में जाना है, तो सिंथेसिस फेज में जाने के लिए G1 ने प्रॉपर मटेरियल, जो रॉ मटेरियल चाहिए था, जो ATPs चाहिए थे, जो प्रोटीन्स चाहिए थे, वो सब कुछ अच्छी तरह से चेक किया है या नहीं किया है, वो अच्छे से बनाया है या नहीं बनाया है। इस सब की, इन सब को देखने का काम किसका होता है? फर्स्ट चेक पॉइंट का काम होता है। और यहाँ पे क्या ऐसा प्रेजेंट होता है फर्स्ट चेक पॉइंट पे जो इन सारी चीज़ों को देखता है? तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है CDK, जिसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। क्लियर? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम करता होता है। तो इस वजह से ये एंश्योर करता है कि एस फेज में जाने के लिए अब हमारी जो सेल है वो रेडी है भी या फिर नहीं है रेडी। इन चीज़ों को देखने का काम किसका है भाई? CDK का है। अगर तो इस G1 फेज में सब कुछ नॉर्मल होगा तो सेल जो है वो फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए एंटर कर जाएगी। क्लियर है फर्स्ट चेक पॉइंट। फिर हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा है हमारा सेकंड चेक पॉइंट। ये इनके नाम ही है, फर्स्ट चेक पॉइंट एंड सेकंड चेक पॉइंट। जो सेकंड चेक पॉइंट है हमारा, सेकंड चेक पॉइंट जो है इट इज प्रेजेंट एट G2 फेज। ठीक है, ये कहाँ, किस जगह पे प्रेजेंट होगा हमारा? ये जो G2 है ना, ये जो है यहाँ पे G2 में हमारा सेकंड चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा एट G2 फेज। यहाँ पे हमारा सेकंड चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा। ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि एस फेज में DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, जितना भी प्रॉपरली काम डन हुआ है या नहीं हुआ है, सेल्स जो हैं उनके पास सफिशेंट प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ATPs सब कुछ है या नहीं है, स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन इनके पास है या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ों को चेक करने का काम किसका होता है? सेकंड चेक पॉइंट का, जो कि G2 फेज में प्रेजेंट होता है। तो लिख देते हैं अभी, इट चेक्स चेंजेस इन S phase and check what happens in S phase. It checks DNA replication, whether cells accumulate sufficient proteins, enzymes, ATP। ठीक है, कि सेल ने सफिशिएंट चीज़ों को, इन सब को सफिशिएंट जो है इनके पास हैं भी या फिर नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने का काम किसका है? सेकंड चेक पॉइंट का है। अगर इनके पास ये सब चीज़ें होंगी, जैसे स्पेशली अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन अच्छे से है या नहीं है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है M फेज़ के लिए, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और यही तो होता है फिर जब एना फेज़ आती है तो स्प्लिटिंग होता है सेंट्रोमियर्स का, और स्प्लिटिंग होने के बाद में ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर गोइंग टुवार्ड्स द पोल की तरफ ये जाना शुरू कर देते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ भी? तो ये था हमारा सेकेंड चेक पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज़ आवर थर्ड चेक पॉइंट। क्या है हमारा? थर्ड
चेक पॉइंट। अब ये जो थर्ड चेक पॉइंट है, वेयर इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मेटाफेज, एट द एंड ऑफ मेटाफेज। कहाँ प्रेजेंट होगा एट द एंड ऑफ मेटाफेज? अब देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर वी हैव द मेटाफेज, तो यहाँ पे हमारा थर्ड चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थर्ड चेक पॉइंट, तो वो हम देख लेते हैं कि इसका क्या काम है। अच्छा, इस थर्ड चेक पॉइंट को हम एक नाम और देते हैं, स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। क्लियर इतनी चीज भाई? ठीक है, और या इसको हम बोलते हैं एम चेक पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? मेटाफेज के पास प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम चेक पॉइंट। क्लियर इतनी चीज? अब क्या होगा थर्ड चेक पॉइंट का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्ड चेक पॉइंट? तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि वेदर द स्पिंडल फाइबर्स आर प्रॉपरली अटैच्ड टू द काइनेटोकोर और नॉट, कि स्पिंडल फाइबर्स, whether spindle fibers are properly attached to the kinetochore और नॉट। अब आप सबको पता है, मैंने बताया था इस तरह से अगर हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये तो सेंट्रोमियर होता है, तो यहाँ पे इस तरह से दिस इज द काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो इस स्पिंडल फाइबर इस जगह से प्रॉपरली अटैच है भी या नहीं है, इस चीज़ को देखने का काम किसका होता है? थर्ड चेक पॉइंट का होता है। क्लियर है इतनी चीज़? उसके बाद में कुछ एक माइटोजेंस हैं। माइटोजेंस जो कि हमारा जो प्रोसेस है माइटोसिस का, उसको क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं, और हम उनको माइटोटिक पॉइजन्स भी कहते होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, ये वो हैं जो खराब करेंगे माइटोसिस, जो माइटोटिक पॉइजन्स वो हैं जो इनिबिट करेंगे द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि माइटोटिक पॉइजन कौन कौन से हैं। माइटोटिक पॉइजन्स, क्लियर? माइटोटिक पॉइजन्स, दीज आर दोज सब्सटेंसेज, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर दोज सब्सटेंसेज दैट इनहिबिट माइटोटिक डिवीजन, जो माइटोटिक डिवीजन को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलिचिन, क्या है भाई हमारा? कॉलिचिन। ठीक है, ये क्या करता है? कॉलिचिन जो है ये स्पिंडल, इट स्टॉप्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फाइबर्स को बनने ही नहीं देता। अगर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी सेंट्रोमियर से, और किस तरह से फिर ये दो अलग अलग सेल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा भी है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। एजाइड हो गया, जैसे हमारा साइनाइड हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्रोफेज में ही माइटोसिस को रोक देते हैं। ठीक है, इतनी चीज भी क्लियर? फिर एक छोटी सी डेफिनेशन है, माइटोजेंस। ठीक है, व्हाट आर माइटोजेंस? माइटोजेंस आर दोज सब्सटेंसेज दैट trigger the process of mitosis. इट मीन्स कि जो माइटोसिस को होने में हेल्प कर रही है, जिनकी वजह से सेल जो क्या कर रही है? माइटोसिस को परफॉर्म कर रही है, दैट आर कॉल्ड माइटोजेंस। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जिबरलिन्स हो गए, जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट है जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स, दे ऑल आर द फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन, साइटोकाइन्स। ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर द
माइटोजेंस। नाउ स्टूडेंट्स, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न जो है इसका जो पूरा चैप्टर था, हमने उस पूरे के पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को कर लेना, याद कर लेना। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न था। हमने क्या किया, सेल साइकिल के बारे में पढ़ा, इंटरफेज, एम फेज। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ एक सेल है, फिर यहाँ पे 2 सेल्स क्या कहाँ से आ गई, तो ये माइटोसिस का दिखा रखा है किस तरह से एक सेल ने शुरुआत किया था G1 में, ये सेल ने यहाँ तक इंटरफेज कंप्लीट किया और एम फेज में क्या हुआ, इसने 2 डॉटर सेल्स को जन्म दे दिया। 2 डॉटर सेल्स क्या हो गई, इससे बन गए हैं। ठीक है, दैट इज वाई हेयर आर द 2 सेल्स। क्लियर है इतनी चीज, क्योंकि एम फेज इज द मल्टीप्लीकेशन फेज, इट इज अ डिवाइडिंग फेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब एक सेल जो थी ये डिप्लॉइड सेल थी, ठीक है, और इसने 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स को क्या किया, फॉर्म किया। दैट इज वाई फिर G1S G2 फेज हमने कर लिया। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस माइटोसिस के हमारे कवर हो चुके हैं। म्योसिस 1, म्योसिस 2, सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस, ये सब कवर हो चुका है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर कवर करवा दिए हैं जो मैंने पहले कराया। देखो मैं आपको बता रही थी ना कि प्लांट और एनिमल सेल में जो माइटोसिस है वो किस तरह से डिफरेंट होती है। तो देखो मेन क्वेश्चन साइटोकाइनेसिस से आता है, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल्स। तो आप बता सकते हो ना कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल की बजाय और एनिमल सेल में डिफरेंट क्यों है। तो पहला तो यही है कि एनिमल सेल में तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एंड ऑफ एनाफेज से और बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज से स्टार्ट होती है। लेकिन प्लांट सेल्स जो है, प्लांट सेल्स में ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, प्लांट सेल्स में ये एट द एंड ऑफ टेलोफेज स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जब साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कहाँ से होती है, आउटसाइड टू इनसाइड होती है, सेंट्रोपिटल मैनर में। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होता है, इसमें गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स जो है वो सेंटर में आके इकट्ठा होना शुरू होते हैं और उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।